गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मिड लेवल क्वेश्चंस ऑफ लिविंग, व्हाट इज लिविंग एंड डाइवर्सिटीज इन लिविंग वर्ल्ड, जो ऑलरेडी फिनिश हो चुके चैप्टर्स हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग एस्पेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग्स। यहाँ पे एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक लिविंग बीइंग्स का कौन सा है? हमने पढ़े थे एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक मतलब वेल डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक। well defined characteristic out of the characteristic which we have discussed, इसमें well defined characteristic में आता है मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस। तो इस चार ऑप्शन में से कौन सा ये शो कर रहा है कि एक कैरेक्टरिस्टिक मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस डिस्कस कर रहा है? पहले ऑप्शन, व्हाट इज द फर्स्ट ऑप्शन? आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑकरिंग इन विट्रो। इसका मतलब है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हमारा बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है उनको लैब कंडीशन में अगर हम किए तो उनको लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं। इज इट लिविंग कैरेक्टरिस्टिक? नहीं, क्योंकि वो सारे रिएक्शन लैब कंडीशन में हो रहे हैं, जो आर्टिफिशियली किए जा रहे हैं वो लिविंग सिस्टम में नहीं हो रहे हैं। इसी कारण से ए ऑप्शन हम रिजेक्ट करते हैं। ओके, द इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड, अंदर से मास इंक्रीज होना। जैसे वोल्केनो इरप्शन देखे हो आप लोग, यू हैव सीन दैट माउंटेन इज फॉर्मिंग। माउंटेन फॉर्म होता है वोल्केनो इरप्शन से। यहाँ से वोल्केनिक लावा निकलते हैं, उसके बाद जाके को एक्यूमुलेट होके माउंटेन वगैरह फॉर्म होता है। ये लिविंग है क्या? हम इसको बोल सकते हैं डिफाइनिंग कैरेक्टर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स का? नहीं, क्योंकि ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे वोल्केनिक माउंटेन फॉर्मेशन वगैरह भी शो करता है। तो इसी कारण से ये है, ये ऑप्शन हम रिजेक्ट करते हैं। परसेप्शन ऑफ इवेंट इन इन्वायरमेंट एंड देयर मेमोरीज। परसेप्शन, इन्वायरमेंट में कोई भी इवेंट हो रहा है उनको उनसे इंटरेक्ट करना, क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टरिस्टिक है? इज इट दिस कैरेक्टरिस्टिक इज रिलेटेड टू कॉन्शियसनेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? जो एक क्या कहते हैं, परसेप्शन करना कि इन्वायरमेंट में कौन सा मतलब इवेंट हो रहा है, उनके साथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट कर रहा है, इंटरैक्शन करना। इज इट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स? हाँ, एक दिस वन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो दिस इज द राइट ऑप्शन बिकॉज इट इज शोइंग द कॉन्शियसनेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। इसमें क्या दिखा रहा है कि कॉन्शियसनेस दिखा रहा है इन्वायरमेंट के लिए। तो इसीलिए एक वेल डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक है और इनको एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स भी बोलते हैं। ठीक है, और जो थर्ड ऑप्शन है मास एक्यूमुलेशन फ्रॉम इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड, ये क्या है? इट इज डिफाइनिंग द ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड। तो ग्रोथ इज वैसे ही हमने डिस्कस किया था, ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक जो वेल डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। जैसे सरफेसियली ग्रोथ के देखा गया तो जैसे स्टोन फॉर्मेशन होता है सी बैंक में, मतलब सी बेड पे जाके देखोगे तो वहाँ पे स्टोन वगैरह फॉर्म होता है, सैंड फॉर्मेशन होता है। वो कैसे फॉर्मेशन? बाय एक्यूमुलेशन ऑफ व्हाट इज ए सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड। और जो वोल्केनिक लावा है से माउंटेन फॉर्म होता है वो क्या है कि इनसाइड से मास एक्यूमुलेट होता है, इनसाइड से वोल्केनिक इरप्शन होता है, उसके बाद जाके वोल्केनिक माउंटेन वगैरह फॉर्म होता है। सो ए कैरेक्टरिस्टिक भी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सो दैट इज व्हाई द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन इज दिस वन। Okay, we'll discuss the next question now. तो ये सेकेंड ऑप्शन है कि ऐसे कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफरेंशिएट कर सके। तो देखो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है।
पहला ऑप्शन है इंटरेक्शन विथ इन्वायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट करता है इन्वायरमेंटल सिचुएशन से, बट नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आल्सो चेंज देयर स्टेट अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल सिचुएशन। ये जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो भी अपना स्टेट बदलता रहता है जैसे इन्वायरमेंट का सिचुएशन देखता है, तो वो भी एक टाइप का चेंजेस है जिनको इवोल्यूशन बोल सकते हैं। अगर लॉन्ग टाइम जाके सेम फैक्टर जाके स्टेबल हो सके तो वो जो स्टेट है नॉन लिविंग थिंग्स का वो भी धीरे धीरे जाके चेंज होगा, है ना। जिससे देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग द सी लेवल इज इंक्रीजिंग। सी लेवल बढ़ रहा है, मतलब समुद्री का जो पानी है, पानी का सतह बढ़ रहा है, तो उस कारण से तो ये भी तो प्रोग्रेसिव चेंज है, इनको भी इवोल्यूशन बोल सकते हैं। तो इसी कारण से कि ये जो है ये दोनों में मतलब शो होता है, लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग दोनों, ठीक है। तो इसी कारण से हम इनको रिजेक्ट करते हैं। ओके फाइन, so that's why we are rejecting this one, because the evolution, progressive evolution is the characteristic shown by even non living organisms। दूसरा बात है रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो तो लिविंग है, और जो नहीं पार्टिसिपेट करता वो भी लिविंग है। जिसे हो गया स्टेराइल ह्यूमन कपल्स। जो कुछ इंसान है जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता ड्यू टू देयर सम प्रॉब्लम्स, बट वो नॉर्मल लाइफ जी रहा है, दे आर शोइंग ऑल अदर कैरेक्टरिस्टिक, ऑल अदर व्हाट इज इट कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म इज हैविंग। उनके पास सब वो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास है। तो वो जाके एक अगर इनको ले सके डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक तो वो सब नॉन लिविंग में आ सकेगा। तो इसी कारण से हम इनको रिजेक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ एक्सेप्शन ऑफ यू व्हाट इज स्टेराइल ह्यूमन कपल्स, मूल्स। मूल्स जो होता है जिनको खच्चर बोलता है, और डोंकी और हॉर्स का क्रॉस है, ये भी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। जिसे वर्कर हनी बीज है वो भी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो इसी कारण से ए ऑप्शन को हम रिजेक्ट करते हैं। ग्रोथ एंड मूवमेंट, चलो ग्रोथ हमने देखा है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी शो करता है, जैसे हो गया कि माउंटेन, स्टोन फॉर्मेशन, जो क्या बोलते हैं सी और रिवर बैंक में होता है, रिवर बैंक में जो स्टोन फॉर्मेशन होता है, सैंड फॉर्मेशन होता है, तो वो सब में भी ग्रोथ हो रहा है, स्टोन का मास बढ़ रहा है, स्टोन का साइज बढ़ रहा है, बट वो तो नॉन लिविंग है ना। स्टोन को हम लिविंग बोल सकते हैं क्योंकि वो ग्रोथ शो कर रहा है? नहीं बोल सकते। तो इसी कारण से ग्रोथ को वो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं मान सकते। और मूवमेंट, दूसरा है मूवमेंट। मूवमेंट है बस एनिमल के केस में ही मूवमेंट होता है, प्लांट मूवमेंट नहीं कर सकता। तो मूवमेंट को भी कोई भी ऐसा डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं बोल सकता लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बट रेस्पॉन्सिवनेस टू टच, हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स टच का रिस्पॉन्स करता है। हर ऑर्गेनिजम्स का ये पता है कैसे चीज उनको टच करके निकल रहा है। सो दिस इज द सम सॉर्ट ऑफ कॉन्शियसनेस दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज शोइंग। सो द राइट ऑप्शन इज दिस वन। ये हमारे लिए राइट ऑप्शन है। इसके लिए जो कॉन्शियसनेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो करता है, दिस वन इज द राइट आंसर। ओके, वी विल डिस्कस नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विथ। जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बनना शुरू होता है वो किस लेवल से शुरू होता है? हमारा बॉडी कौन सा लेवल का रॉ मटेरियल्स यूज करता है हमारा सेल्स बनाने के लिए? तो बेसिकली हम देखा जाए तो क्या होता है कि जो भी है बायोमोलिक्यूल्स हमारा बॉडी लेता है, और जो बायोमोलिक्यूल्स है जैसे हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैटी एसिड है,
कार्बोहाइड्रेट्स है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में हो गया मोनोमेरिक मोनोसेक्राइड, प्रोटीन्स के बनाने के लिए चाहिए एमिनो एसिड। तो ये लेवल का मॉलिक्यूल्स वगैरह हमारा बॉडी, मतलब हमारा बॉडी सिस्टम लेते हैं फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सर्टन सेल्स, और सेल के अंदर का जो भी है, जिसे सेल का अंदर क्या है, सेल ऑर्गेनल्स वगैरह है, सेल ऑर्गेनल्स वगैरह बनाने के लिए ये चीज सब यूज करता है। ओके, दे यूज देम फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स, और सेल ऑर्गेनल्स क्या करते हैं, सेल ऑर्गेनल्स मिलकर बनाता है सेल। हाँ, और उसके बाद जाके हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो हमारा बॉडी का बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, बायोमोलिक्यूल से। ठीक है, एटॉमिक लेवल से नहीं होता। तो सेलुलर लेवल इज द नॉट राइट आंसर बिकॉज द इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम बायोमोलिक्यूल्स लेवल, उसी कारण से ए लेवल नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग लेवल, दिस इज नॉट आल्सो राइट आंसर, सो दिस वन इज द राइट आंसर, यू नो। ठीक है, क्योंकि सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल से ही हमारा बॉडी का बढ़ना स्टार्ट, ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है। बायोमोलिक्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं, सेल ऑर्गेनल्स बनाता है, सेल ऑर्गेनल्स बना मिलके बनाता है सेल, जो सबसे मतलब क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के। ओके, सो दिस वन इज द राइट आंसर है। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज सेइंग दैट कौन सा साइंटिफिक नेम करेक्टली रिप्रेजेंटेड है मैंगो के लिए। मैंगो का नाम लैटिन में साइंटिफिकली बोला जाता है इनको मैग्नीफेरा इंडिका। ओके, और ये डिस्कवर किया था कैरोलस लिनियस ने। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, हर सब इटैलिक्स में लिखा था, उसीलिए मैंने अंडरलाइन कर लिया सेपरेटली। तो यहाँ पे है फर्स्ट ऑप्शन मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा स्टार्ट हो रहा है कैपिटल से, इंडिका आल्सो स्टार्ट हो रहा है कैपिटल से, बस किसने डिस्कवर किया, एमिसी। ए ऑप्शन देखो, यहाँ पे मैग्नीफेरा इंडिका लिखा है, कैरोलस का शॉर्ट फॉर्म लिखा है, लिनियस का शॉर्ट फॉर्म लिखा है। ठीक है, यहाँ पे है मैग्नीफेरा इंडिका, यहाँ सेपरेटली लिखा है, मैग्नीफेरा कैपिटल से शुरू हुआ है, इंडिका स्मॉल लेटर से शुरू हुआ है, कैरोलस लिनियस का बट लिनियस का एब्रिविएटेड फॉर्म यूज किया है। यहाँ पे है मैग्नीफेरा इंडिका, यहाँ पे जो डिस्कवर्ड किया उनका नाम नहीं यूज किया। बट हमने पढ़ा था रूल्स, जो रूल्स है इनका साइंटिफिकली नेमिंग का, उनमें क्या बोला है कि जो जीनस है, जो जीनस है वो स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से। ठीक है, जो स्पीसीज है वो स्टार्ट होता है स्मॉल लेटर से। ठीक है, और तीसरा बात है इन्होंने बोला था कि ये लिखता है इटैलिक्स में, इटैलिक्स में टाइप किया जाता है, और अंडरलाइन करता है जब हैंड रिटन रहता है, हैंड रिटन। ठीक है, अंडरलाइन सेपरेटली, सेपरेटली हर वर्ड का अंडरलाइन होना चाहिए। और इन्होंने तीसरा बात बोला कि जिन्होंने डिस्कवर्ड किया एब्रिविएटेड फॉर्म, विएटेड फॉर्म ऑफ नेम, जिन्होंने डिस्कवर्ड किया उनका। तो यहां पे देखो मैग्नीफेरा इट इज स्टार्टिंग विद कैपिटल लेटर, बट इंडिका, जो इंडिका लिखा गया ए किससे स्टार्ट होना चाहिए, स्मॉल लेटर से। ए स्टार्ट हुआ है किससे, कैपिटल लेटर से। सो ए ऑप्शन रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे चेक करो, मैग्नीफेरा राइटली राइट है,
स्पीसीज स्मॉल लेटर से भी सही है, बट इन्होंने बोला है चलो ए अंडरलाइन है सब चीज, तो ए ऑप्शन हमें नहीं चाहिए, ठीक है, एवरीथिंग इज अंडरलाइन, सो ऑल हैव द सेम ऑप्शन। बट लास्ट वन इज लाइक साइंटिस्ट का नाम होना चाहिए शॉर्ट फॉर्म में, तो इनका क्या करें, जैसे शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए तो पूरा नाम के जैसे सर नेम का शॉर्ट फॉर्म यूज करता है, बट इनका मेन नेम का भी शॉर्ट फॉर्म कैरोलस भी का शॉर्ट फॉर्म यूज किया है, लीनियस का भी शॉर्ट फॉर्म यूज किया है, तो इसी कारण से ये रिजेक्टेड है, लीनियस का ही शॉर्ट फॉर्म यूज करना था इनको, तो दिस वन इज रिजेक्टेड। मैग्नीफेरा, दिस इज राइट, जीनस इज इन कैपिटल लेटर, इंडिका स्पीसीज स्मॉल लेटर से शुरू हुआ है, और जो साइंटिस्ट है कैरोलस लीनियस, इनका नाम या लीन करके लिखा है एब्रिविएटेड फॉर्म में, विच इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड, सो ए ऑप्शन है हमारा राइट आंसर, मैग्नीफेरा इंडिका, बट साइंटिस्ट का नेम मिसिंग है, उसी कारण से इनको रिजेक्ट किया है, सो दिस वन इज द मैग्नीफेरा इंडिका लीन हमारा राइट ऑप्शन है। ओके, so this question is saying that which of the following is against the rule of ICBN? ICBN हमें पता है ना, it is International Code for Botanical Nomenclature। ये बोल रहा है कि यहाँ जो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर का सडन रूल्स रेगुलेशन दिया गया था, उनका अगेंस्ट कौन सा पॉइंट है, तो इनमें से है जैसे क्या बोल रहे हैं, हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन, तो जब हाथ से हम लिखेंगे कोई भी साइंटिफिक नेम तो उनको अंडरलाइन करना पड़ेगा, ये तो एक रूल है, हम अभी डिस्कस किए थे। और दूसरा पॉइंट बोल रहा है, सो दिस वन इज लाइक दिस वन इज अ टाइप ऑफ रूल। दूसरा ऑप्शन है एवरी स्पीसीज शुड हैव जेनेरिक नेम एंड अ स्पेसिफिक एपिथेट, तो ये तो है ही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मेन रूल यही है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म वेदर कुछ भी रहे, प्लांट्स एनिमल्स और एनी सॉर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनका नाम दो लेटर से, दो वर्ड से शुरू होगा, एक को जेनेरिक नेम बोलता है और जीनस बोलता है, दूसरा का स्पेसिफिक एपिथेट और स्पीसीज, तो दिस वन इज आल्सो अंडर दैट सेट ऑफ रूल्स, सो दिस वन एंड दिस वन इज एक्सेप्टेड। और तीसरा है कि साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन, हाँ ये हमेशा लैटिन में होता है, और जब टाइप किया जाता है तो शुड बी इन इटैलिक्स, सो दिस वन दिस ऑल थ्री आर राइट ऑप्शन, बट हमें क्या पता लगाना है ऐसे कौन सा ऑप्शन है जो अगेंस्ट इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। जो फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है कि जेनेरिक और स्पेसिफिक एपिथेट वाला नाम दोनों स्मॉल लेटर से शुरू होना चाहिए, बट रूल्स क्या है कि जो जेनेरिक नेम है, जो जीनस का नाम है वो शुरू होगा कैपिटल लेटर से, और जो स्पीसीज का नाम है, जो स्पेसिफिक एपिथेट वाले नाम है वो शुरू होगा स्मॉल लेटर से, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, और वो अगेंस्ट है ICBN, और वो अगेंस्ट है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, उसी कारण से ए राइट ऑप्शन है। ओके, सो ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा है कि नोमेनक्लेचर में सडन यूनिवर्सल रूल्स है, ये रूल्स के अंतर्गत कौन सा एक पॉइंट है जो वो रूल्स का अगेंस्ट में है, which is contrary to the rules of nomenclature। तो पहला है कि नाम लैटिन में लिखना चाहिए, और जब टाइप कर लिखना चाहिए, और जब टाइप करता है ना तो इट शुड बी इटैलाइज्ड, so the names are written in Latin and are italicized, okay, so this is a well accepted one। the second option है कि जब हाथ से लिखता है, ठीक है, जब हाथ से लिखता है तो इनको अंडरलाइन किया जाता है, ओके, सो दिस वन इज आल्सो एक्सेप्टेड वन। तीसरा ऑप्शन बोलता है कि बायोलॉजिकल नेम, जो साइंटिफिक नेम है वो कोई भी लैंग्वेज में लिख सकता है, ठीक है, ये बोल रहा है कि कोई भी लैंग्वेज
बट इन एक्चुअल इन रियलिटी जो नोमेनक्लेचर का यूनिवर्सल रूल्स है उनके हिसाब से जो भी नाम है, जो भी साइंटिफिक नेम है, वो हमेशा लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाता है। सो दिस वन इज अगेंस्ट द रूल ऑफ नोमेनक्लेचर। ये तो यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है यूनिवर्सल रूल का, अगेंस्ट है। सो दिस वन इज व्हाट इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। जिसे चलो ये राइट ऑप्शन है। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो बायोलॉजिकल नेम है वो रिप्रेजेंट करता है, जो पहला बायोलॉजिकल नेम है वो जीनस रिप्रेजेंट करता है, दूसरा है स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंट करता है। हाँ, जो पहला नेम है वो जीनस हमेशा होता है और दूसरा है वो स्पेसिफिक एपिथेट होता है। सो दिस इज आल्सो एक्सेप्टेड अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर। So the next question ये है कि biosystematics aims at what biosystematics aims at what biosystematic aim for classification of living organisms। तो जो biosystematic है, जो scientific way of arrangement of living organisms based on different observable characteristics। तो वो कैसे हम ग्रुपिज्म कर सकते हैं, हम उनको अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं, ये डिस्कस करता है। जैसे हो गया कि उनका ग्रुपिज्म और अरेंजमेंट करने के लिए उनको उनका क्या कहते हैं, उनका हिस्टोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लेते हैं, उनका फाइलोजेनेटिक अरेंजमेंट देखते हैं, उसके बाद जाके उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रखा जाता है। तो पहला ऑप्शन है क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन द ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है कि मॉर्फोलॉजिकल जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक है उनके बेसिस पे बायोसिस्टमैटिक्स क्लासिफाई करेगा। सो दिस ऑप्शन इज रिजेक्टेड। सेकेंड है डिलिमिटिंग द वेरियस टेक्सा ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एस्टैब्लिशिंग देयर रिलेशनशिप। So this one is also not a right answer। जो टेक्सा को कंसीडर नहीं करके उनका रिलेशनशिप देखने वाला अप्रोच बायोसिस्टेमैटिक्स में है, ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बायोसिस्टेमैटिक्स इवोल्यूशनरी और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं ऑफ द वेरियस टेक्सा विथाउट limiting or without delimiting the rules of the various taxa, जो taxonomic arrangement है उनका। So this one is also not a good option। अब ये बोल रहा है, जो थर्ड ऑप्शन है वो बोलता है कि the classification of organism based on their evolutionary history establishing their phylogeneity on the totality of various parameters from all the field of study। ए ऑप्शन में क्या बताया गया है कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी देखता है और उनका फाइलोजेनी भी देखता है। ठीक है, फाइलोजेनी भी देखता है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी देख रहा है और उस हिसाब से क्लासीफाई करता है। सो दिस इज द राइट ऑप्शन विच बायोसिस्टेमैटिक्स एम्स फॉर अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स और डिफरेंट टैक्सन for the broad way of classification। So this one ए जो है सी ऑप्शन राइट है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया हिस्टोरिकल इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी देखता है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी देखता है, उसके बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है। सो दिस वन द राइट ऑप्शन। चलो फोर्थ ऑप्शन क्या है वो भी देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन ए बोलता है कि अरेंजमेंट करता है साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, साइटोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से। नहीं, एक ही साइटोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है जिनके हिसाब से हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं। दे लाइक हिस्टोलॉजिकल नॉट इवोल्यूशनरी एंड फाइलोजेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो मस्ट है for the classification of living organisms। So this one is also rejected। Okay, so we will talk about the next question। So the next question is lineage
जो कैरोलस लिनियस है, he is credited for what? Binomial system of nomenclature. जो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर किन्होंने दिया था? लिनियस कैरोलस ने. So he is credited for this one. Okay, while talking about theory of biogenesis, इन्होंने एक थ्योरी दिया था लुइस पास्चर ने. Okay, so this one is rejected option. Discovery of microscope किया था हांस एंड जैकलियास ने. So this one is also wrong option. Discovery of blood circulation, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो डिस्कवर किया था विलियम हार्वे ने. सो दिस इज आल्सो द रॉन्ग ऑप्शन. सो दिस इज क्रेडिटेड फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड दिस इज द राइट ऑप्शन. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स इंट्रोड्यूस किया था. जो सिस्टमैटिक्स है न्यूज उसके बाद आपने कुछ उनमें मॉडिफिकेशन किया गया. जैसे सिस्टमैटिक्स जो वर्ल्ड वर्जन ऑफ सिस्टमैटिक्स है उनमें क्या होता था, बस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखा जाता था. और इसमें क्या है कि जो नया सिस्टमैटिक्स आया गया तो उनमें क्लासिफिकेशन करने के लिए मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और उसके साथ साथ जेनेटिक हो गया, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन वगैरह सारे कलेक्ट करके तभी जाके लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है. और ये न्यू सिस्टमैटिक्स इंट्रोड्यूस किया था जूलियन हुक्सले ने. सो दिस वन इज द राइट आंसर. इज इट क्लियर? So with this we are completing all the possible questions of what is living and diversities in living world topics. So in the next class we will be discussing the new topic taxonomical categories. Thank you.